Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Good evening and welcome to the Saturday edition of Market Mantra, in which we give you a complete update on the economic news of the day. Today we'll also be taking calls from you, our listeners, on any queries that you may have on business, economic and stock market matters, but do remember that we don't address stock or company specific queries. The numbers to call us on are 23314444, 23717106 or 23717117. And those of you who would be calling us from outside Delhi, please prefix 011. My name is Rajesh Lake and with me is my co-anchor in Hindi, Amrish Saxena. नमस्कार। आर्थिक खबरों के कार्यक्रम मार्केट मंत्र में आपका स्वागत है। रोज की तरह आज भी हम ताजा आर्थिक समाचार आप तक लाएंगे। श्रोताओं, आज शनिवार है और हर एक शनिवार की तरह आज भी हम आपके प्रश्न सीधे प्रोग्राम में शामिल करेंगे। आप हमसे आर्थिक, व्यापारिक और शेयर बाजार से जुड़े किसी भी मुद्दे पर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, परंतु ध्यान रखिएगा कि हम किसी विशेष कंपनी या स्टॉक के बारे में आपको इस कार्यक्रम में जानकारी नहीं दे पाएंगे। हमसे बात करने के लिए आप हमें इन नंबरों पर फोन कर सकते हैं 23314444 और 23717106 और तीसरा नंबर है 23717117। आपके प्रश्नों का उत्तर देने और प्रमुख खबरों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं हरवीर सिंह, जो कि हिंद किसान चैनल में एडिटर इन चीफ हैं। हरवीर जी नमस्कार, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। वेलकम हरवीर। नमस्कार, थैंक यू राजेश। पहले हेडलाइंस के साथ मौजूद हैं राजेश लेख। Key domestic indices climbed for fifth straight week, ended yesterday. Sensex regained 37,000 mark. Nifty reclaimed 10,900 level. Rupee logged 18 paise weekly appreciation against the US dollar, and US stocks remained range bound amid hope of more stimulus and fears of increasing COVID-19 cases. घरेलू शेयर बाजारों में कल समाप्त हुए सप्ताह में लगातार पांचवें सप्ताह बढ़त का दौर जारी रहा। सेंसेक्स फिर से 37,000 के पार चला गया। निफ्टी ने भी 10,900 के स्तर को फिर से छुआ। रुपए में इस सप्ताह अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 18 पैसे की मजबूती दर्ज की गई और कोविड-19 मामलों के बढ़ने की आशंका तथा और अधिक प्रोत्साहन उपायों की उम्मीद के बीच अमेरिकी शेयर बाजार रेंज बाउंड रहे। तो सबसे पहले शेयर बाजारों का हाल जान लेते हैं। घरेलू शेयर बाजारों में कल समाप्त हुए सप्ताह में लगातार पांचवें सप्ताह बढ़त दर्ज की गई। विश्व स्तर पर सकारात्मक संकेत और कुछ बड़ी सूचीबद्ध कंपनियों के अच्छे कॉर्पोरेट नतीजों के बीच सेंसेक्स एक बार फिर 37,000 के पार चला गया। निफ्टी ने भी फिर से 10,900 के स्तर को छुआ। कोविड-19 महामारी से प्रभावित लोगों की संख्या के बढ़ने से जुड़ी चिंता के बीच आईटी कंपनियों के शेयरों में सबसे अधिक तेजी दिखाई दी। सप्ताह के दौरान सेंसेक्स 426 अंक यानी 1.16% बढ़कर 37,020 अंकों पर पहुंच गया। निफ्टी 134 अंक यानी 1.24% की बढ़त के साथ 10,902 अंकों पर बंद हुआ। व्यापक बाजार में बंबई शेयर बाजार का मिड कैप इंडेक्स 1% बढ़ा, जबकि स्मॉल कैप इंडेक्स में 0.17% की गिरावट दर्ज की गई। We have a first caller online with us from Kolkata. Rahul, we welcome you to Market Mantra. Please ask your question. Good evening to Market Mantra team. Good evening. Please lower the volume of your radio set if you don't mind. Yeah. Thank you. मेरा एक क्वेश्चन था कि अभी जैसे न्यूज आ रही है कि चाइना के सेकेंड क्वार्टर में 3.2% की ग्रोथ हुई है और वो अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को
फार्मा सेक्टर एंड इलेक्ट्रिक एंड टेक्नोलॉजिकल सेक्टर में कन्वर्ट कर रही है। तो इससे क्या लगता है कि चाइना अपने इकोनॉमिक को ग्रोथ में ले जा रही है, और क्या ये जो वायरस आया ये क्या मैन्युफैक्चर वायरस थी या लीक वायरस है या डोमेस्टिकली प्रोड्यूस वायरस थी? देखिए, जहाँ तक हमने वायरस की बात की है, तमाम सारी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज जो है वो फ्लोट होती रही है और हो रही है। इसको लेकर के अभी कुछ चीजें कोई भी स्टैंड नहीं लिया जा सकता, ना कहा जा सकता ये कि लीक वायरस है या मैन्युफैक्चर वायरस है। तो WHO का जो स्टैंड है उसी को अभी मानना चाहिए हमें। जहाँ तक चाइना का ग्रोथ में चाइना आ रहा है और आगे और ग्रोथ उसकी तेज होगी, क्योंकि एक तो जितने IMF ने भी कहा, बाकी भी उस तरह की सूचनाएं हैं कि चाइना में एक पूरी तरीके से लॉकडाउन उस तरह नहीं हुआ जैसे हमारी इकोनॉमीज में और बाकी कई जगह हुआ। उन्होंने पार्शियल लॉकडाउन किया, और जो जैसे वुहान में ज्यादा था तो उसमें वहां पे उन्होंने लॉकडाउन किए या कंट्रोल किया, और इसके चलते उन्होंने अपनी जो मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज थी ज्यादातर जगहों पे वो जारी रखी, और जो इनिशियल स्लम्प था उनका, जो ग्लोबल डिमांड थी या सप्लाई जो डिसरप्ट हुई ग्लोबली, उसका काफी इम्पैक्ट उनके ऊपर आया था, लेकिन वो ग्रेजुअली पिकअप हो रहा है। दूसरे ये देखिए कि जैसे फार्मा है, जो एक तरीके से एक्टिव फार्मा इंग्रेडिएंट्स हैं, उसके लिए हम लोग भी काफी कुछ चाइना से इंपोर्ट पे डिपेंड है, और बाकी भी बहुत जगह देश ऐसे हैं। तो ये एक निश उनके लिए एक मार्केट है जो उनके लिए डिमांड जनरेट करता है, प्लस मैन्युफैक्चरिंग का उनका बेस बहुत वाइडन है, तो इसलिए अब ये रिकवरी चाइना में दिख रही है। और दिल्ली से हमारे श्रोता सतीश लाइन पे हैं। सतीश जी नमस्कार, बताइए क्या पूछना चाहते हैं? हाँ जी नमस्कार जी। हाँ सर, जैसे कई बार ये स्टेटमेंट आती है कि भाई सरकारी खजाना खाली है, तो क्या मेरा सवाल ये है कि आज के देश टाइम में किसी भी देश के पास ऐसा कोई खजाना जैसा कोई चीज होती है, या फिर जो रूलिंग पार्टी होती है उसका उस खजाने पे अधिकार होता है? क्योंकि जो रूलिंग पार्टी होती है उसको तो एक लिमिटेड फंड दे दिया जाता है ना, उसके अलावा वो देश के अतिरिक्त पैसे पे उसका कोई अधिकार नहीं होता। तो जो इनको ये फंड मिलता है उसी को खजाना बोलते हैं, ये क्या कहते हैं सर, ये बताइएगा। नहीं, देखिए, कोई रूलिंग पार्टी से उससे कोई मतलब नहीं है। ये तो सरकार का एक सोर्स होता है रेवेन्यू, और दूसरा होता है उसका काम एक्सपेंडिचर। तो रेवेन्यू जो है, जो डायरेक्ट टैक्सेस, इनडायरेक्ट टैक्सेस से आता है, डायरेक्ट टैक्सेस जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का अपना अधिकार है कलेक्ट करने का। इनडायरेक्ट टैक्सेस में स्टेट भी उसको कलेक्ट करते हैं और सेंटर भी करता है। जो नया रिजीम ऑफ GST का आया है, वैट की जगह पहले सेल्स टैक्स होता था और दूसरी लेवीज होती थी। लेकिन जो सेंट्रल गवर्नमेंट के रेवेन्यूज हैं उनमें भी स्टेट्स का हिस्सा होता है, डायरेक्ट में भी, टैक्सेस में भी उनकी रेवेन्यू शेयरिंग होती है सेंटर के साथ भी, और स्टेट के अपने रेवेन्यूज भी होते हैं। तो स्टेट की किसी भी राज्य की जो कमाई हुई टैक्सेस के माध्यम से, या नॉन टैक्सेस रेवेन्यू भी होते हैं कुछ, उनके माध्यम से वो उसकी कमाई होती है, उसी को उसका खजाना बोल देते हैं। और ये टर्म है एक तरीके की, ये कोई ऐसी चीज नहीं है क्योंकि जो पैसा है वो तो अकाउंट्स में होता है और बैंक्स में होता है, या जिस तरह भी प्रोविजन होते हैं उसके बुक्स में, ये है। और जब एक्सपेंसेस अगर ज्यादा हो जाते हैं तो फिर सरकार को उधार लेना पड़ता है बाजार से। तो जब उसको कर्ज लेना पड़ता है तो जाहिर सी बात है, जब उसके खर्चे उसकी आमदनी से ज्यादा हो जाते हैं तो तभी उसको उधार लेना पड़ता है। तो ऐसे में बार बार कहा जाता है कहीं कि साहब उनका खजाना खाली है। वो इसलिए क्योंकि उनके खर्चे आमदनी से ज्यादा है। और अभी जो महामारी आई है, वैश्विक महामारी कोविड-19, उसके चलते जो लॉकडाउन्स में उसके आपने देखा सब मार्केट्स बंद हो गए, खरीद बिक्री बंद हो गई, तो रेवेन्यूज बहुत बुरी तरह से प्रभावित हुए, स्टेट गवर्नमेंट्स के भी और सेंट्रल गवर्नमेंट के भी। कई राज्यों को अपने एम्प्लॉइज को तनख्वाह देने और जरूरी काम निपटाने के लिए अलग से कर्ज लेना पड़ा, और RBI ने भी लिमिट उनको बढ़ाया। उनके जो फिस्कल मैनेजमेंट के तहत जो उनका एक जो सुविधा होती है कर्ज लेने की, उसमें भी ढील देनी पड़ी। तो ये इस तरह से कहा जाता है। अदरवाइज कोई खजाना कोई ऐसी जगह नहीं है कि कहीं एक जगह इतना सब पैसा है और उसको उस तरह से इस्तेमाल कर लें। ये एक बुक्स की एंट्रीज है और गवर्नमेंट का एक प्रक्रिया है रेवेन्यू का और खर्चे का, उस तरीके से होता है। Joining us from Chennai is Kashinath. We welcome you to Market Mantra.
सर नमस्कार सर, मैं काशीनाथ बोल रहा था। जी, सवाल पूछे। सर मेरा सवाल है, भारत बॉन्ड फंड में निवेश करने के लिए सर कहाँ जाना पड़ेगा? ये बैंक जाना पड़ेगा या पोस्ट ऑफिस जाना पड़ेगा, और कितना साल के लिए निवेश करना पड़ेगा, और उसमें इंटरेस्ट क्या है? थोड़ा एक्सपोर्ट से हम जानना चाहते हैं सर। धन्यवाद जी। ये भारत बॉन्ड फंड की आप बात कर रहे हैं। देखिए, एक तो जो फंड है, इस तरीके के बॉन्ड्स जो है वो सरकार के बिहाफ पर आरबीआई इशू करता है। ये डेट मार्केट होता है, तो उसके लिए आप जो उसके सर्टिफाइड जो भी उसके लिए रूट है उसमें आप जा सकते हैं। बैंक्स के माध्यम से भी बिक्री होती है, ऑनलाइन भी होता है, तो ये आप उस तरीके से कर सकते हैं। और उसकी सर्टेन कंडीशन होती है, जो भी इशू आता है कि कौन कितना उसमें इंडिविजुअल के लिए क्या लिमिट है या फिर किसी कंपनी के लिए क्या लिमिट है, एनआरआई के लिए क्या प्रोविजन है, तो ये अलग अलग प्रोविजन उसमें होते हैं। उस रूट से आपको जाना पड़ता है। और ये बॉन्ड कई बार जो बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, उनके माध्यम से भी जारी किए जाते हैं। मुंबई से हमारे श्रोता रत्नाकर लाइन पे हैं। रत्नाकर जी नमस्कार, बताइए क्या पूछना चाहते हैं? हेलो, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। मेरा सवाल है कि फ्राइडे की मार्केट में डिफेंस शेयर्स में बढ़ावा दिखने को मिला, तो उसका विशेष क्या कारण है? और दूसरा कि इतना मार्केट 37,000 भी चला गया, तो इंडिया की आर्थिक परिस्थिति अच्छी है ऐसा हम समझ सकते हैं कि आगे आने वाले समय में उसमें डिक्रीज मार्केट नीचे भी आ सकता है? देखिए, ये तो एक स्टॉक मार्केट के साथ ये एक बात है जुड़ी हुई कि मार्केट में अनसर्टेनिटी के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए, क्योंकि मार्केट जो है, इसलिए कभी भी आप देखोगे उसमें कहा जाता है कि जोखिम उसके साथ जुड़े हुए हैं। तो ये बहुत सर्टेनिटी में नहीं कहा जा सकता कि मार्केट में गिरावट नहीं आएगी या बहुत तेजी नहीं आएगी। दूसरा पक्ष ये है कि डिफेंस में, जैसे आपने कहा, गवर्नमेंट का फोकस है कि डिफेंस एक्सपेंसेस बढ़ रहे हैं, वो प्रमोट कर रहे हैं कि घरेलू मैन्युफैक्चरिंग हो डिफेंस प्रोडक्ट्स की, और जो कंपनीज एक्टिव हैं उनको उम्मीद है कि उनके लिए मार्केट और मजबूती से खड़ा होगा, क्योंकि काफी कुछ हम लोग देश में तैयार करना चाहते हैं। ये बात सही है आपकी कि थोड़ा लोगों को इस तरीके का ये कहा भी जा रहा है कि भाई अभी जो नॉट ओनली आवर्स बट ग्लोबली जो मार्केट्स हैं, वो जो रियल इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं उसके साथ बहुत बेहतर तारतम्य अभी इस वक्त नहीं है। जो ये ग्रोथ है, लिक्विडिटी है, लिक्विडिटी आ रही है मार्केट में, और जाहिर सी बात है कि लिक्विडिटी है, डिमांड है, उसके लिए तो प्राइसेस बढ़ रही हैं स्टॉक्स की, और मार्केट ऊपर जा रहा है। Joining us now from Mumbai is Muzahir Khan साहब। हाँ जी, राजेश जी, आपका बहुत बहुत आने का भी शुक्रिया, और अमरीत जी का भी, और हरिवीर जी को भी प्यार में नमस्कार। शुक्रिया। नमस्कार। आज मेरा सवाल ये है कि मैं ज्यादातर डे ट्रेडर्स हूँ, मगर फिर भी कुछ, जैसे मैंने बहुत लोगों के कहने से सब लोग आते हैं ना, बड़े 4-5 साल के लिए कीजिए वो कीजिए, तो काफी स्टॉक करके रख लिया, मगर अब एवरेज करते करते थक गया। जितना एवरेज करता है वो और नीचे चला जाता है, और ज्यादा मेरे पास पब्लिक सेक्टर बैंक के ही सब ज्यादा स्टॉक ज्यादा हैं, अब तो बहुत हो गए। तो ये मतलब अभी भी एवरेज करना चाहिए या चुपचाप निकल जाए? नहीं, अभी तो मेरे ख्याल से जो इंडिकेटर है, जो पिछला भी ये वीक्स रहे हैं, और आगे के लिए पब्लिक सेक्टर बैंक्स का थोड़ा जो मार्केट एनालिस्ट हैं उनका तो रुझान ये है कि थोड़ा बेहतर स्थिति है आने वाले दिनों में भी। तो आप क्या उनको कहेंगे कि भी बने रहें? हाँ, मेरे ख्याल से बहुत, बट इसके साथ में वो बाकी अपनी जो जानकारियां हैं उसके आधार पे भी फैसला लें। जी। और हरियाणा से हमारे श्रोता प्रदीप लाइन पे हैं। प्रदीप नमस्कार, बताइए क्या पूछना चाहते हैं? नमस्कार जी। जी बताइए क्या। मैं प्रदीप सोनीपत से हरियाणा। जी बताइए। जी, मुझे ये जानना था सर, जैसे कि जो टीसीएस अकाउंट होता है, जैसे कि जो एक तो 18 से 60 साल का होता है, और उसमें 1 साल से लेकर 15 साल तक बताया जाता है, तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये सिटीजन भी करवा सकती हैं या अदर सिटीजन नहीं करवा पाती हैं? एक बार रिपीट करें, कौन सा अकाउंट बोला इन्होंने राजेश जी? में
TCS हेलो, आई थिंक TCS अकाउंट बोल रहे हैं ये। TCS अकाउंट, ये आपसे गुजारिश है कि आप फिर से कॉल करें ताकि हम आपके सवाल को स्पष्ट रूप से समझ सकें। In the meantime, we are joined in by Gaurav from Ghaziabad. Gaurav, we welcome you. Good evening, Mark Mandrati. Good evening. My question is about agriculture sector. Fertilizer has done very well. What sector other than fertilizer will do well because we are expecting good monsoon? भावेश जी बताएं क्या इसमें सेक्टर में पैसा लगाएं जिससे हमें उसमें प्रॉफिट हो। ये बात सही है आपकी कि एग्रीकल्चर सेक्टर अच्छा कर रहा है और इसमें अभी जो डिमांड जनरेट बहुत अच्छी हुई है, फर्टिलाइजर की सेल्स बहुत बढ़ी है और फर्टिलाइजर सेक्टर को बेनिफिट मिला है एग्रीकल्चर का और नॉर्मल मॉनसून है। इसके साथ ही जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड बाकी सेक्टर्स हैं जिसमें एग्रीकल्चर इंप्लीमेंट्स है, अगर आपने देखा होगा कि पूरा ऑटो सेक्टर में सेल डाउन हुए हैं लेकिन ट्रैक्टर सेल्स बढ़े हैं। तो जो बाकी रिलेटेड सेक्टर्स हैं उनको भी आप देख सकते हैं, सीड सेक्टर है या बाकी केमिकल्स हैं जो फर्टिलाइजर के साथ में पेस्टिसाइड्स, उस तरीके की जो इंडस्ट्री जुड़ी है एग्रीकल्चर से, उनको आप देख सकते हैं। और नोएडा से हमारे श्रोता SPS जैन जी लाइन पे हैं। जैन साहब नमस्कार, बताइए क्या। हाँ जी नमस्कार जी, हरवीर सिंह जी भी नमस्कार। जी नमस्कार। अभी देखिए डे बाय डे इंटरेस्ट रेट्स FDs पर, बैंक के FDs पर कम होते जा रहे हैं और करीब 5% रह गया है जी। और उधर शेयर मार्केट इज शोइंग सम बेटर साइंस ऑफ रिकवरी और लगता है कि करीब करीब 70% 75% रिकवर कर गया है और 1-1.5 महीने में वापस आ जाएगा। तो आपकी सिंसियर एडवाइस क्या है फॉर सीनियर सिटीजन्स जिनका काफी रिटर्न के ऊपर डिपेंडेंसी है कि शेयर मार्केट में वापस शिफ्ट करें FD से? देखिए एक चीज मानिएगा कि 2 ऑप्शन है। एक तो है कि आपको सिक्योर रिटर्न और आपका बिकॉज सीनियर सिटीजन्स का ये है कि उनकी जो सेविंग्स हैं उनको वो उसकी सेफ्टी उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, सिक्योर रहना उसको लेकर के। तो ऐसे में पूरी तरीके से मार्केट में जाना तो मतलब उस तरीके की सलाह नहीं दी जा सकती, लेकिन ये फैक्ट भी है कि आज की डेट में जो इंटरेस्ट रेट है वो काफी नीचे आ गए हैं। टर्म डिपॉजिट 5.5%, 5.25% तक आ गए हैं और इन्फ्लेशन जो रिटेल इन्फ्लेशन है वो 6% का क्रॉस कर गया है। ये भी एक डिबेट हो गया शुरू के कहीं अगर देखेंगे तो नेट जो रिटर्न है वो नेगेटिव टेरिटरी में तो नहीं चला गया है। सो इसमें भी थ्योरेटिकल डिबेट भी हो सकती है क्योंकि जरूरी नहीं है हर आदमी उसी तरीके से इन्फ्लेशनरी प्रेशर में हो, लेकिन ये है कि मार्केट काफी बेहतर कर रहा है पिछले कुछ समय से। तो उस ऑप्शन को जो लोग देखना चाहते हैं और उसमें उनकी रुचि है प्लस इंफॉर्मेशन उनके पास है तो वो एक कॉन्शियस और इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले सकते हैं, लेकिन फिर भी उनको अपनी जो सेविंग्स हैं उनकी सेफ्टी और सिक्योरिटी उसके इस लिहाज से उनको देखना पड़ेगा कि क्या कॉल होना है। Harvesh ji, may we request you to go to a secure place because we're getting a lot of background noises. Okay. And that's disturbing the online process. Satyapal from Rampur, UP is with us. Satyapal, please go ahead and ask your question. I think we've lost touch with Satyapal. In the meantime, the rupee in the business week ended yesterday appreciated 18 paise to close at 75 rupees and 2 paise against the US dollar. Forex market experts said strength in domestic equity markets and weakness in the dollar supported the local currency. और इस बीच हमारे श्रोता आदित्य थाने से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आदित्य नमस्कार, बताइए क्या पूछना चाहते हैं। सर मेरा सवाल ये है, ये जो ट्रेड सरप्लस होता है इसका क्या मतलब होता है, और दूसरा ये कि RBI के पास जो इतने फॉरेक्स रिजर्व्स हैं क्या उसको RBI गवर्नमेंट बॉन्ड्स या गवर्नमेंट द्वारा इश्यू की गई सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करके जो है क्या गवर्नमेंट को पैसा नहीं दे सकते? और जो है मेरा तीसरा सवाल ये है कि अगर रेवेन्यू कलेक्शन गवर्नमेंट की जो है ये कम हो रही है तो RBI की गवर्नमेंट ये नहीं कह सकती कि वो उसको थोड़ी सी फाइनेंशियल सपोर्ट दे, जबकि ऐसा प्रावधान भी है।
देखिए, जो पहला आपका सवाल है ट्रेड सरप्लस का, ट्रेड सरप्लस क्या होता है कि जब हम लोग इंटरनेशनल ट्रेड करते हैं तो हमारा एक्सपोर्ट और इंपोर्ट, उससे जो हमारी अर्निंग्स हैं वो तय करती है कि हमारा ट्रेड सरप्लस है या डेफिसिट है। तो काफी अरसे के बाद 18 साल के बाद हम लोगों का ट्रेड सरप्लस आया, जो लेटेस्ट डाटा है उसमें। इसका मतलब हमारे जो इंपोर्ट्स हैं उन पे हमने जो खर्चा किया विदेशी मुद्रा का, उससे ज्यादा हमने एक्सपोर्ट से कमाई की, जो भी मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट हो या सर्विस एक्सपोर्ट्स हो, वो सारा मिला करके। तो ये डाटा ये कहता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि ट्रेड प्लस आपकी इकोनॉमी के लिए अच्छा हो हमेशा, क्योंकि मौजूदा परिस्थितियों में अभी हम लोग जो इंपोर्ट्स हैं वो जो किए हैं उसके कम होने का एक बहुत बड़ी वजह यह है कि हमारी जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज थी वो कम हुई है, क्योंकि अब कैपिटल गुड्स का इंपोर्ट होना चाहिए। बहुत सारे पहलू हैं उसके पीछे, तो इसलिए ये आप इसके मेरे ख्याल से आपको समझ आ गया होगा ट्रेड सरप्लस के मायने क्या है। दूसरा जो फॉरेक्स है वो ऐसा नहीं है कि फॉरेक्स सरकार का है और उसमें से आरबीआई सरकार को पैसा दे देंगे या मदद कर देंगे, ऐसा नहीं होता। आरबीआई अपने जो डिवीजन है वो देता है, और स्पेशल डिवीजन अभी पिछले दिनों सरकार के और आरबीआई के बीच में सहमति के बाद उनको मिला है। सो इसलिए ये उसके अपने पहले से तय मानक है, मानदंड है, उसके हिसाब से ही उस सरकार को पैसा दे सकता है, अदरवाइज नहीं। और दिल्ली से हमारे श्रोता केशव लाइन पे हैं। केशव नमस्कार, बताइए क्या पूछना चाहते हैं। हाँ जी जनाब नमस्कार जी। मैं एसपीएस जैन साहब से संबंधित जुड़ा सवाल पूछना चाहूंगा कि ये बात कर सकते हैं कि बैंकों में एफडी के रेट कम होते जा रहे हैं, तो क्या, और शेयर मार्केट में पैसा सीनियर सिटीजन को लगाना बहुत मुश्किल है, तो क्या हमें पैसा पोस्ट ऑफिस में से चेंज कर देना, शिफ्ट कर देना चाहिए, क्योंकि वहां पर तो इससे ज्यादा बेटर इंटरेस्ट मिल रहा है, और क्या वहां भी टीडीएस कटता है क्या? धन्यवाद। हाँ देखिए, स्टॉक मार्केट में टीडीएस तो नहीं, लेकिन कैपिटल गेन टैक्स होगा। अगर आप ये हरवीर जी पोस्ट ऑफिस में पूछ रहे हैं। अच्छा, पोस्ट ऑफिस, तो पोस्ट ऑफिस में तो आपको जो टीडीएस वहां भी कटेगा अगर जो नॉर्म्स है उसके, अगर आपकी इनकम उससे ज्यादा है, टैक्सेबल इनकम है। अदरवाइज आप डिक्लेयर कर देते हैं कि आपकी इनकम नहीं है, टैक्सेबल नहीं है, तो आपका टीडीएस नहीं कटता। उसके लिए फॉर्मेलिटीज होती हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से, आपको फॉर्म्स सबमिट करने पड़ते हैं, बैंक से भी करने पड़ते हैं और बाकी जगह भी, तो उसके हिसाब से फिर आपको ये देनदारी बनती है, तो आपका टीडीएस कटेगा। लेकिन ये है कि जो पोस्ट ऑफिस स्कीम्स हैं उसकी अपने शर्तें हैं, उसके हिसाब से ही आप वहां पर जमा कर सकते हैं। लेकिन हरवीर जी जैसा इनका सवाल था उसके हिसाब से क्या ऐसा है कि पोस्ट ऑफिस में ज्यादा इंटरेस्ट मिल रहा है फिक्स डिपॉजिट्स पर एज कम्पेयर टू बैंक? नहीं, देखिए ये तो है कि जो पोस्ट ऑफिस की स्कीम्स हैं जो हमारी स्मॉल सेविंग स्कीम्स के तहत आती हैं, तो उनमें तो अभी जो बैंक्स के ऑनगोइंग एफडी रेट्स हैं उनसे बेहतर इंटरेस्ट है जी। और कोलकाता से हमारे श्रोता मुश्ताक अली लाइन पे हैं। मुश्ताक जी नमस्कार, बताइए क्या पूछना? नमस्कार, गुड इवनिंग सर। गुड सर हमसे एक बात बताइए, एक डीमैट अकाउंट है, हमें दूसरा खोलना चाहते हैं, उसके बाद इसको बंद कर देंगे, तो हम ये क्या ऐसा कर सकते हैं? और सर एक और, मंडे को सर पुनर्प्रचार 12:30 बजे ये होता है, लेकिन मंडे नहीं होता है, प्लीज रिक्वेस्ट कीजिए कि मंडे भी हो। अच्छा, थैंक यू। अच्छा देखिए, अकाउंट में तो आपको कोई इश्यू नहीं है, आप दूसरा अकाउंट खोल सकते हैं, और फिर वो बंद कर ही रहे हैं दूसरा। हाँ, पहला वाला तो कोई इश्यू है तो नहीं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको जी। और चलते हैं आयकर से संबंधित खबर जान लेते हैं। आयकर विभाग ने करदाताओं की सुविधा के लिए आयकर स्वैच्छिक अनुपालन ई अभियान की तैयारी पूरी कर ली है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड सीबीडीटी ने कहा है कि 11 दिन के इस अभियान में उन करदाताओं पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा जिन्होंने वित्त वर्ष 2018-19 में या तो कर जमा नहीं किया है अथवा जिनके रिटर्न में विसंगतियां हैं। बोर्ड के अनुसार ई अभियान का उद्देश्य करदाताओं के कर और आयकर विभाग के पास उपलब्ध उनकी वित्तीय लेन देन सूचना को मान्यता देना है। इस अभियान के जरिए स्वैच्छिक अनुपालन को प्रोत्साहन देने का प्रयास किया जा रहा है ताकि विशेष रूप से आकलन वर्ष 2018-19 के संदर्भ में करदाताओं को नोटिस और छानबीन की प्रक्रिया से न गुजरना पड़े। सत्यपाल फ्रॉम रामपुर इज विद अस। सत्यपाल, वी वेलकम यू। जी सवाल पूछे सत्यपाल। हेलो जी, सवाल पूछे अपना सत्यपाल।
सर मेरा सवाल ये है कि जो मार्केट में ये तेजी बनी हुई है सर, तो ये अभी गिरावट भी आएगी इसमें, ये कब तक तेजी बनी रहेगी सर? क्या अभी निवेश करना सही रहेगा? हरवीर जी, शायद काश हमको मालूम होता ये बात। असल में देखिए, ये सवाल लगातार आ रहा है। और एक चीज आप देखिए कि मैं एक छोटा सा उदाहरण दूं इसमें। राजेश, एक ग्राफिक जो दुनिया की बड़ी आर्थिक मैगजीन ये है, मैगजीन इकोनॉमिस्ट ने एक ग्राफिक रिलीज किया है जी। उसमें वो एक वॉल स्ट्रीट और मेन स्ट्रीट, उन दोनों के बीच में वो एक खाई बनती है। तो उसका कहना है कि दोनों के बीच से थोड़ा अंतर आ रहा है दोनों की वास्तविकता में। तो ये अट्रैक्ट करता है बढ़ता हुआ मार्केट, क्योंकि जिन लोगों ने पीछे मार्केट जब नीचे था उस वक्त एंट्री ली होगी, मार्केट में इन्वेस्टमेंट किया, तो उनके तो रिटर्न्स बहुत अच्छे हो गए। अगर उन्हें स्पेसिफिक स्टॉक्स में वो गए होंगे जहां जिनका प्राइस ऊपर गए हैं, तो ये बाकी लोगों को भी अट्रैक्ट करेगा। लेकिन लोगों को सावधानी तो बरतनी चाहिए और म्यूचुअल फंड रूट के जरिए जाएं तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि वो सारा पैसा स्टॉक्स में ना लगा के बॉन्ड्स, डेट्स, उस सब में भी जाता है। और वहां पर जो लोग क्वालिफाइड लोग हैं, जो लिस्ट हैं कि कहाँ पैसा लगाना चाहिए, वो लोग हैं, तो एक तरीके का एक सपोर्ट मिल जाता है इंडिविजुअल इन्वेस्टर को कि एक इन्फॉर्म डिसीजन लिया जाए उनके पैसे का कैसे इन्वेस्ट किया जाए। तो मेरे ख्याल से ऐसी परिस्थिति में कॉमन इन्वेस्टर्स को उधर का रूट रखना चाहिए। But Harvey, did you ever expect us to do so well? Will we be able to sustain the way we have regained the 37,000 mark? We have reclaimed the 10,900 level. Good corporate earnings are being seen of the top listed companies. We have positive global cues happening. So we are actually truly on the right recovery path, and there are green shoots also being seen in the economy. You're right, Rajesh. Basically, actually things become so negative in the last few months. Now things are improving. If you see, the numbers are showing that we are reaching in like FMCG at pre-COVID level. So sale is coming like that, and now economic activities are every day being added new and new things. So I think we are going towards the normal route of economic recovery, and it is the same thing happening worldwide. So we hope that world economy as well as our Indian economy is also on the recovery path in a good way. Sure. Pradeep from Sonipat is with us, but we request you to stay with us as we tell you that in the US, the S&P 500 rose marginally yesterday in choppy trading as investors weighed the prospects of more fiscal stimulus against fears of further business disruptions due to a record rise in COVID-19 cases. The three major US stocks remained range-bound. The Dow Jones slipped 0.2%, while the S&P 500 and the Nasdaq Composite Index both advanced 0.3%. और प्रदीप सोनीपत से मौजूद हैं। प्रदीप जी, सवाल पूछिए। नमस्कार जी। जल्दी। हाँ, मैं ये पूछना चाहता हूँ सर, जैसे कि ये इंटरेस्ट अभी डाउनिंग में चल रहा है जी। तो जैसे कि आरबीआई की जो 3-4 महीने में मीटिंग होती है, so what तो are क्या you expecting? आगे बढ़ सकता है क्या ये? Harvey, we very short on time, so what are your expectations? तो एक्चुअली आरबीआई तो देखिए, जो गिवन सर्कमस्टांस इन्फ्लेशन का क्या स्थिति है और रिक्वायरमेंट क्या है क्रेडिट फ्लो की, उसके हिसाब से आरबीआई कॉल लेता है। और आरबीआई की कोशिश रहती है कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट हो वो रीजनेबल हो और इकोनॉमिक रिकवरी में सहायक हो। जी, और चलते हैं कार्यक्रम की समाप्ति की ओर। हरवीर जी, इस कार्यक्रम में भाग लेने और श्रोताओं को बहुमूल्य जानकारी देने के लिए आपका धन्यवाद। Thank you, Harvey. And Thank before you. we close the headlines once again, key domestic indices climbed for the fifth straight week ended yesterday. Sensex regained 37,000 mark. Nifty reclaimed 10,900 level. Rupee logged 18 paisa weekly appreciation, and the US stocks remain range-bound amid hope of more stimulus and fears of increasing COVID-19 cases. That's all we have in this edition of Market Mantra. Till tomorrow, goodbye.